नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी अरुंधति रॉय के बारे में जरूर सुना होगा। नाउ शी सेट टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर यूएपीए, क्योंकि इनका कहना है कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो हमेशा से ही एक आजाद हिस्सा रहा है, इसीलिए हम लेके रहेंगे आजादी। एंड आई थिंक ये वाला फ्राज सुन के आपको एक विशेष गैंग की याद जरूर आई होगी। खैर, यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दिल्ली एलजी गिव्स प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अगेंस्ट अरुंधति रॉय अंडर यूएपीए। एंड आज के समय ना वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, चाहे यूके का द इंडिपेंडेंट या फिर गार्डियन हो, पाकिस्तान का डॉन हो, ये मिडिल ईस्ट वाला अल जजीरा हो, या फिर चाइना का सीएनएन, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका है। एंड नाउ विल फेस ट्रायल्स अंडर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 इन ए केस ऑफ मेकिंग प्रोवोकेटिव स्पीचेस इन 2010। 2010 में कश्मीर को लेकर कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स इनके द्वारा दी गई थी, इनके ऊपर एफआईआर हुई और आज इनको यूएपीए के तहत बुक करने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को सैंक्शन किया है फॉर हर प्रोसिक्यूशन अंडर द एंटी टेरर लॉ। और इनके अलावा एक व्यक्ति और हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के फॉर्मर प्रोफेसर हैं, शेख शौकत हुसैन। इनको भी यूएपीए के तहत धरने की तैयारियां चल रही हैं। The two had allegedly made provocative speeches at the conference organized under the banner of Azadi, the Only Way, on October 21st, 2010 in New Delhi. नई दिल्ली के अंदर 2010 में आजादी नाम से एक कॉन्फ्रेंस या फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें इनके और इनके कुछ साथियों के द्वारा कश्मीर को तोड़ने की, कश्मीर को सेपरेट करने की कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स इनके द्वारा दिए गए। इसीलिए 29 नवंबर 2010 को एक एफआईआर जो है इनके खिलाफ की जाती है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली। और इसी एफआईआर के आधार पे 2023 में, लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ग्रांट किया था सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट देम अंडर द सेक्शन 196 ऑफ द सीआरपीसी। 196 ऑफ द सीआरपीसी का सहारा लेके इनके ऊपर आईपीसी की कुछ धाराएं लगाई गई थी, जैसे कि 153A, 153B, 505 एंड 504 और भी बहुत सारी धाराएं जो है इनके ऊपर लगाई गई थी। और 153A आप देखोगे तो ये कहता है promoting enmity between different groups on the grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. 153B imputations assertion prejudicial to national integration and 505 बात करता है स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ। तो ये सारी बातें जो है इनके द्वारा की गई थी, कश्मीर को सेपरेट करने की इनके द्वारा बात की गई थी, इसीलिए ये वाली धाराएं आईपीसी की इनके ऊपर जो है लगाई गई थी। लेकिन अब फ्रेश चार्जेस या फिर फ्रेश ट्रायल्स की हम बात करें तो यूएपीए के तहत चलेंगे, उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि इनको चाहिए थी आज़ादी। यूएपीए का सेक्शन 45 एंड सेक्शन 13 जो है कि इन्वोक इनके खिलाफ किया गया है। और सेक्शन 45 बात करता है कि कोई भी कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा अगर किसी पर्सन के खिलाफ ये वाला एक्ट लग जाता है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, चाहे वो फिर चैप्टर 3 में दिए गए हैं, फिर चैप्टर 4 में दिए गए हैं या चैप्टर 6 में, अगर ये वाले जो है एक्ट इनके ऊपर लगते हैं तो किसी भी कोर्ट में ट्रायल करने की फिर जो है अपने आप से संज्ञान नहीं ले सकता या फिर इनको बेल नहीं मिल सकती है, ये नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है इन दोनों के खिलाफ इन्वोक कर दिया गया है। आपको बता दूं 2010 में ही एक सोशल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर से, सुशील पंडित, आई थिंक इनका भी नाम आपने सुना होगा, इनकी भी कई सारी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। इन्होंने जो है एक कंप्लेंट दायर की थी उस समय दिल्ली के अंदर, और उसी कंप्लेंट के सहारे से इनके ऊपर एफआईआर हुई थी अक्टूबर 28 को 2010 में। और अब जो है इतने सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद इनके ऊपर यूएपीए जो है लगाया गया है। और कश्मीर के कुछ और लोग भी इनके साथ में थे, जैसे कि एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर हैं सैयद अली शाह गिलानी, इनका भी नाम आपने सुना होगा, ये जो अभी मर चुके हैं। और जो अटैक हुए थे दिल्ली पार्लियामेंट में उसमें भी ये मुख्य आरोपी थे। इसके अलावा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर थे SAR गिलानी, ये भी इसमें मुख्य आरोपी थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्विट किया गया था, वो बात अलग है, बट ये दोनों भी
इस मामले में 2010 वाले मामले में शामिल थे। इनके ऊपर भी आईपीसी की वे धाराएं लागू की गई थी, यानी कि एफआईआर में इनका भी जो है कि नाम था। लेकिन अब बात करें अरुंधति रॉय की, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अरुंधति रॉय हैं कौन। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनके द्वारा दी गई हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, और यूएपीए के तहत यदि बुक किया जाता है तो कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज से गाइज एक सब्सक्राइब करना, मेरा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इनका पूरा नाम बताया जाता है सुजेना अरुंधति रॉय, जो कि क्रिश्चियन फैमिली में जन्मी थी, और 24 नवंबर 1961 को इनका जन्म होता है सिलीगुड़ी के अंदर, सॉरी शिलोंग के अंदर इनका जन्म होता है। और इसके बाद ये एक इंडियन ऑथर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। बेस्ट नोन फॉर हर नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आई थिंक ये पुस्तक के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जरूर कभी ना कभी तैयारी करते वक्त पढ़ा होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में ये पुस्तक आती है, और इसके लिए इनको बुक प्राइज दिया जाता है फॉर द इन फिक्शन कैटेगरी इन 1997। और ये पहली नॉन एक्सपेट्रिएट इंडियन बनी थी इस प्राइज को जीतने वाली। और उस समय मैं आपको बता दूं ये पुस्तक बहुत ज्यादा बिकी थी, बेस्ट सेलिंग बुक भी ये रही थी उस समय पे। और एक दूसरी पुस्तक इनकी जो है कई बार मेंशन की जाती है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 2017 में रिलीज हुई थी। और ये इन्हीं दो पुस्तकों की वजह से जानी जाती है। हालांकि वैसे तो इन्होंने एक आजादी नाम से भी पुस्तक लिखी है, फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन करके। ठीक है, तो ये अरुंधति रॉय हैं, और इन्होंने एक आर्टिस्ट से जो है मैरिज की थी, बाद में इन्होंने 2-3 साल के बाद में डिवोर्स वगैरह भी ले लिया था। तो हमें यूएपीए को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि ये जो महिला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लेखिका हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इंडिया को एक किस नजरिए से देखती हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की भी अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ये सपोर्ट करती है सेपरेशन ऑफ कश्मीर फ्रॉम इंडिया। इनका मानना है कश्मीर एक अलग हिस्सा है, कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वो इनके लिए फेक है। ठीक है, तो वो उसको भी नहीं मानती। ये मानती है कि कश्मीर एक आजाद है, इसीलिए आजादी के नारे जो है ये लगाती हुई पाई गई हैं। और काफी सारी वीडियोज आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, आई थिंक आपने जरूर देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो सर्च करके जरूर जो है देख सकते हो। इसके अलावा ये अगेंस्ट में है इंडिया यूएस रिलेशंस के। ये कहते हैं कि यूएस के साथ में हमें इतने जो है संबंध सुधारने नहीं चाहिए, ट्रेड वगैरह के खिलाफ जो है बताई जाती हैं। इसके अलावा इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस के भी ये अगेंस्ट में बताई जाती है। इन्होंने सपोर्ट किया है एंड डिफेंड किया है हमास के अटैक को, जो रॉकेट अटैक इजराइल के ऊपर शुरुआत में किया गया था, उसको ये डिफेंड करती हुई पाई गई हैं। पैलेस्टीनियन के या फिर पैलेस्टाइन के सपोर्ट में जो है अपना वक्तव्य रखती हैं। इसके अलावा ये अगेंस्ट में है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसीज एंड वेपनरी। इनका कहना है कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपनरी रखने की कोई जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान को भी थ्रेटन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रॉय हैज रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन इनटू 2000 into the 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड ट्रायल्स ऑफ द अक्यूज्ड। 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके जो अक्यूज थे उन पे जो ट्रायल हुआ उसके खिलाफ ये खड़ी पाई गई, उसमें क्वेश्चन इन्होंने रेज किए थे। और जो बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर जो आईटी मिनिस्टर आई थिंक रह चुके हैं, आपको पता होगा पिछली गवर्नमेंट में, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था रॉय को फॉर कॉलिंग अफजल ए प्रिजनर ऑफ वार। जो अफजल गुरु था जिसको फांसी दी गई थी आई थिंक 2013 में, तो उनको इन्होंने क्या कहा था, प्रिजनर ऑफ वार कहा था, तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया था। और इसके अलावा अफजल गुरु की फांसी को इन्होंने कहा था ए स्टेन ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी पे ये एक धब्बा है। इस तरीके की बातें ये करती हुई पाई गई हैं, अलॉन्ग विद क्रिटिसिज्म ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के भी क्रिटिसिज्म करती, मीन्स भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे जो संबंध हैं उनको कहीं ना कहीं ये दूसरे नजरिए से देखती हैं। इसके अलावा रॉय हैज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स आर्म्ड एक्शंस अगेंस्ट द नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया, कॉलिंग इट वार ऑन दी पुअरेस्ट पीपल इन द कंट्री। इनका कहना है कि जो नक्सलाइट हैं, जो माओइस्ट लोग हैं, जो इंसर्जेंसी फैलाते हैं, रेड कॉरिडोर की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ माओ में आपको पता दंतेवाड़ा वगैरह, ये यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा अटैक्स हमारी आर्म्ड फोर्सेज पे होते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं। तो जो आर्म्ड फोर्सेज मारे जाते हैं उनकी जो किलिंग्स होती हैं, उनको
जो है ये नजरअंदाज करती हैं, जबकि इनका कहना है जो नक्सलवादी हैं, जो इनके हाथों में बंदूक है AK-47 जैसी, वो क्या है पूरेस्ट पीपल हैं, और उनको जो है कि ठीक है जो भी कहती हैं। फिर ये कहती हैं सी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं आर रेपिस्ट एंड वार क्रिमिनल्स। ये बहुत बहुत एक ड्रैकोनियन स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है। ये वीडियो में आप जाके देख सकते हो। आई एम शॉक्ड। तो ये काफी सारी चीजें इनके बारे में जब मैं सर्च कर रहा था तो काफी चीजें मुझे चौंकाने वाली लगी। इन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी, ठीक है, तो देखिए एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनका कहना है कि असम में, मणिपुर में, बिहार और छत्तीसगढ़ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो कि महिलाओं का रेप करती हैं और वे वार क्रिमिनल्स हैं। उनका इस्तेमाल करने की, फौज का इस्तेमाल करने की बॉर्डर पे भी जरूरत नहीं है। इनके ऐसे स्टेटमेंट्स जो है देती हुई पाई गई हैं। और गार्डियन को एक इन्होंने लेटर लिखा, या फिर क्या बोलते हैं वो, गार्डियन में इन्होंने अपना लेख लिखा था। तो उसमें इन्होंने कहा था जो कोविड-19 पैंडेमिक भारत में आया था उसका जो हैंडल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अ, वो एक क्राइम था अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जबकि आप देखिए विदेशों में आप अगर जाओगे, तो अगर फॉरेन कंट्रीज की तरफ देखोगे तो वहां पर भी कोविड-19 की वजह से काफी डेथ्स हुई हैं। एक बुरी कंडीशन वहां पे बनी हुई थी, लेकिन इंडिया ने तो काफी सारी वैक्सीन भी, आपको पता है, भेजी गई थी दूसरे देशों को, यहाँ पे हेल्प की गई थी। इसके अलावा काफी अच्छा मैं कहूंगा कि इंडिया ने हैंडल किया था कोविड-19 को, वरना और भी ज्यादा डेथ्स यहाँ पे हो सकती थी। खैर, ये इनकी आइडियोलॉजी हम समझ पा रहे हैं। एक तरीके से भारत विरोधी जो है कि स्टेटमेंट्स या फिर बयान देती रहने के कारण ये चर्चा में रही हैं। ऐसे ही फिर 2010 में 21 अक्टूबर के बीच में 21 अक्टूबर के दिन इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया था। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द कमेटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका जो थीम या फिर इसका टाइटल था आजादी द ओनली वे। The conference allegedly discussed and propagated the separation of Kashmir from India with speeches that were provocating and potentially detrimental to the public peace and security। ये बिल्कुल बात सही है। अगर ऐसी आप भड़काऊ भाषण दोगे तो दो कम्युनिटीज के बीच में इनेमिटी का भाव उत्पन्न होगा ही होगा। और इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े नेता शामिल थे, जैसे कि अरुंधति रॉय तो हैं ही, इसके अलावा सैयद अली शाह जो अभी जो डेथ को पा चुके हैं, और SAR गिलानी ये भी मर चुके हैं। एंड वरवरा राव जो कि एक तमिल पोएट है, तेलुगु पोएट हैं, वो भी इसमें शामिल थे। ये एक माओइस्ट सिंपैथाइजर हैं एंड एक्यूज्ड इन द भीमा कोरेगांव केस। तो इस तरीके के सेपरेटिस्ट लोग, वामपंथी विचारधारा वाले लोगों की एक मीटिंग थी, उसमें कश्मीर को एक अलग चीज बताना, क्योंकि हम भारतीय हमेशा से ही कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट मानते हैं और कश्मीर हमारे सर का ताज है। ये हम सोच भी नहीं सकते कि कश्मीर को हम सेपरेट होने देंगे। ठीक है, और यही स्टैंड आज के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है। ठीक है, इसीलिए इन सब के ऊपर चार्जेस लगाए गए और इनको ऊपर FIR जो है की गई थी, और उस FIR के ही आधार पे आज इनको UAPA के तहत बुक करने की तैयारियां चल रही हैं। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, एक स्टेटमेंट 2010 में दी, आज ये ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि क्योंकि देखिए इस पूरी न्यूज को लेकर यूके का मीडिया या फिर जो फॉरेन मीडिया है वो क्या लिख रहा है। उनका कहना यह है कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज एंड लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है for its controversial policies and laws targeting minorities as well as more broadly on social injustice in India। यानी कि आपके वहां तो बहुत ज्यादा जस्टिस है, लोग बिल्कुल जस्ट के लिए मरे जा रहे हैं। हाँ, और हमारे यहाँ तो फिर मतलब भाई, यहाँ से अगर आप ड्राइव करो एक चीज, तो ये है कि इन जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की वजह से वर्ल्ड मीडिया को एक कंटेंट मिल जाता है भारत के बारे में बुरा बुरा लिखने के लिए। और अगर फॉरेन कोई व्यक्ति पढ़ता है, वो इन न्यूज को जो है फॉलो करता है, तो वो इंडिया के लिए एक अलग ही परसेप्शन जो है सेट करेगा। इसीलिए ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करने वाली चीजें हैं। और मैं तो बिल्कुल भी इन चीजों के समर्थन में नहीं हूं। अगर UAPA लगाया गया है तो कोई ना कोई जो है ठोस कारण इसका रहा है। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, काम अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, और चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।